तो यहाँ पर आपके लिए जो पहले एग्जांपल है द एल्डर एम्फेसाइज दैट, यानी कि जो बड़ी उम्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो बड़े बुजुर्गों ने इस बात पर जोर दिया था कि ट्रेडिशनल स्किल्स शुड बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि इस चैप्टर में बताया गया है कि जब गांव की जो काउंसिल थी, यानी कि गांव की जो सभा होती, उसमें सेंटिला के पिता यानी कि मेसोबा को बुलाया गया था। तो उसमें बताया गया कि जो हमारे द्वारा जो परंपरागत जो हमारे पास इसके लिए जो हुनर है, जो काबिलियत है, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। तो जो ये सेंटेंस है इसमें जो द एल्डर एम्फेसाइज दैट, ये इसका आपका मेन क्लाउज है, और उसके बाद जो है ये ट्रेडिशनल स्किल्स शुड बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो ये होता है नाउन क्लाउज। सेकंड पॉइंट है कि मेसोबा एक्सप्लेन वाई, कि मेसोबा ने यह समझाया कि, यानी कि मेसोबा ने बताया कि क्यों। अब इसमें क्या बताया, इसके अंदर है कि एरेलिना वॉज अनविलिंगली टू टीच पोट्री टू सेंटिला, यानी कि मेसोबा ने ये समझाया कि अरेलिना जो सेंटिला की जो मदर थी, मेसोबा की जो वाइफ थी, वह सेंटिला को जो बर्तन बनाने का जो कार्य है उसको सिखाने में अनिच्छुक क्यों थी। तो जो इसमें जो मेसोबा एक्सप्लेन वाई, तो जो ये वाला पार्ट है ये है मेन क्लाउज, और जो इसके बाद है अरेलिना वाज अनविलिंगली टू टीच पोट्री टू सेंटिला, ये इसका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तीसरा पॉइंट है अनुलास प्रॉमिस वाज दैट, यानी कि अनुलास का वादा यह था, यानी कि उसका प्रॉमिस यह था कि क्या प्रॉमिस था, शी वुड गाइड सेंटिला पेशेंटली इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग, यानी कि वह सेंटिला को बड़े ही धैर्यपूर्वक जो बर्तन बनाने का जो कार्य है, जो बर्तन बनाने की जो कला है, वो उसको सिखाएगी। तो इसमें अनुलास प्रॉमिस दैट ये आपका मेन क्लाउज है। इसके बाद जो आपका शी वुड गाइड सेंटिला पेशेंटली इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। इसके बाद इसमें लिखा है कि सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली, यानी कि सेंटिला ने अपनी माँ को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व किया, यानी कि उसकी छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया। वैन जब शी वॉज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, की जब वो बर्तन के मुंह को बनाने की कोशिश करती, जब उसको वो आकार दे रही थी, क्या ध्यान दिया, विच रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल एंड स्टडी हैंड, की जिसके अंदर बहुत ही बड़े जो हुनर है, ग्रेट स्किल उसकी ज़रूरत होती है, एंड स्टडी हैंड, और बड़े ही धीरे धीरे हाथों को चलाना पड़ता है। तो इसमें जो ये सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, तो जो ये वाला पार्ट है ये आपका मेन क्लाउज है। उसके बाद विच रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल एंड स्टडी हैंड्स, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। नंबर 5, इसमें आपको बताया गया है कि द किन वेयर, यानी कि भट्टी जहाँ पर द पोट वर बेक एंड हार्डन, यानी कि जहाँ पर जो बर्तन हैं ये पकाए जाते थे और उनको जो कठोर बनाया जाता था, रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट ओवर और अंडर फायरिंग, जहाँ पर पूरे ध्यान की आवश्यकता थी, जहाँ पर जो आग है कहीं ज़्यादा ना हो जाए या फिर कहीं कम ना रह जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाता था। तो इस सेंटेंस का जो पार्ट है द पोट वर बेक्ड एंड हार्डन, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और जो द किन वेयर, इसके बाद जो आपके पास लिखा हुआ है कि द रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू द प्रिवेंट ओवर और अंडर फायरिंग, ये आपका मेन क्लाउज है। तो इस तरीके से आप इन नाउन क्लाउज को पूरा करेंगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस और भी दिए गए हैं जो कि चैप्टर से लिए गए, आप उनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अंडरलाइन द मेन क्लाउज, उसमें आपको जो मेन क्लाउज है आप उसको अंडरलाइन करेंगे, एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लाउज, और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज आप उसको सर्किल करेंगे, यानी कि उसके ऊपर आप गोला लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, ये भी क्लाउज हैं। इन क्लाउज का नाम है एडजेक्टिवल क्लाउज या फिर रिलेटिव क्लाउज। ये होते क्या है, अगर आप इनको समझ जाते हैं तो ही आप इनको कर पाएंगे। तो इनको समझने के लिए आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज दैट एक्ट लाइक एडजेक्टिव, यानी जो इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, यानी कि जो बाद वाला हिस्सा होता है वह एक प्रकार का एडजेक्टिव की तरह कार्य करने वाला हिस्सा होता है। एंड गिव फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन, और वह नाउन के बारे में, यानी कि जो उसका संज्ञा होता है उसके बारे में कुछ अन्य वर्णन भी देता है। इन द मेन क्लाउज, जो कि मेन क्लाउज में बताया गया है, आर कॉल्ड एडजेक्टिवल और रिलेटिव क्लाउज, इन्हीं को हम एडजेक्टिवल या फिर रिलेटिव क्लाउज के नाम से जानते हैं। तो आइए इनको हम समझेंगे, और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये बात बड़े ही ध्यान से देखनी है, वे समझनी है। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है कि अरेलिना टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, कि इसमें अरेलिना कौन थी, वो सेंटिला की मदर थी। अरेलिना सेंटिला को नदी के किनारे लेकर के गई। अब यहाँ पर जो ये नदी का किनारा एक प्रकार का प्लेस है, यानी कि जगह है,
तो आगे जो आने वाला जो पार्ट है इस सेंटेंस का वह इस नदी के किनारे के बारे में कुछ विशेष बात बताता है, इसलिए इस क्लाउज को हम बोलते हैं एडजेक्टिवल क्लाउज। तो इसमें लिखा हुआ है कि वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, यानी कि जहाँ पर जो काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है अरेलना उसको वहाँ पर यानी कि नदी के किनारे पर लेकर के गई। अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो आपका मेन क्लाउज है उसको आपको अंडरलाइन करना है, तो हमने मेन क्लाउज यानी कि अरेलना टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, ये आपका मेन क्लाउज है, इसको तो हमने अंडरलाइन कर दिया है। और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है उसको आपको सर्किल करना है, तो यहाँ पर हम इसको सर्किल कर देंगे। वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, तो आपने इसको कर दिया सर्किल। अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है कि शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक अ स्पिंटर। अब यहाँ पर उसने जब इसमें सेंटिला ने बर्तन बनाने शुरू किए, तो जब उसको बर्तन बनाने आ गए तो उसने बड़ी तेज़ी से यानी कि एक धावक की तरह उसने बनाने शुरू किए। तो यहाँ से आप जो लिखेंगे कि शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक ए स्पिंटर हु। अब यहाँ पर जो लाइक ए स्पिंटर है और शी से लेकर के शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक ए स्पिंटर, यहाँ से यहाँ तक ये आपका मेन क्लाउज है। और जो इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं कि हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लाउज, आप इसको सर्किल इन कर देंगे। आगे इसमें एग्जांपल नंबर 3 जिसमें लिखा है कि स्किल यानी कि वे हुनर यानी कि वे कला, सच एज पॉट मेकिंग यानी कि जैसे कि बर्तन बनाने का जो हुनर है, विच नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, जो कि लोगों की ज़रूरत और उसकी सेवा के लिए है। तो जो हिस्सा आप इसमें देख रहे हैं कि स्किल सच एज पॉट मेकिंग, ये आपका है मेन क्लाउज। उसके बाद इसके बारे में कुछ खास बात बताई जाती है, तो उसमें लिखा हुआ है विच नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, जिसने लोगों की बड़ी सेवा की है इसलिए उनकी ज़रूरत है। तो जो ये वाला हिस्सा है विच नॉट ओनली एंड कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। जिस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द सुटेबल रिलेटिव क्लाउज। इसके बाद आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो कि आपको रिलेटिव क्लाउज के सहायता से उसको पूरा करना है यानी कि कंप्लीट करना है। तो इसमें आपके सामने कुछ एग्जांपल है। तो इसमें जो पहला एग्जांपल वो लिखा है कि सेंटिला हुज इंटरेस्ट इन पोट्री वॉज स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस्ड एंड द क्राफ्ट डिलिजेंटली। अब इसमें जो बताया गया कि सेंटिला और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रैक्टिस द क्राफ्ट जेंटली, ये आपका है मेन क्लाउज। उसके बाद आप इसमें लिखते हैं कि हुज इंटरेस्ट इन पोट्री वाज स्ट्रॉन्ग, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 इसमें लिखा है कि द विलेज काउंसिल यानी कि गांव की वह सभा, वेयर जहां इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन, जहां पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर अरेलनाज रिलक्टेंस। अब यहाँ पर अरेलना की जो अनिच्छा थी कि मतलब वो सेंटिला को बर्तन बनाना क्यों नहीं सिखाना चाहती थी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस मांगी गई। तो यहाँ पर जो विलेज काउंसिल के बारे में बात बताई गई है जहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लाउज। और जो इसके बाद का जो पूरा हिस्सा है द विलेज काउंसिल वेयर शॉर्ट एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर अरेलनाज रिलक्टेंस, ये आपका मेन क्लाउज है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें लिखा है कि द पोटर्स हैंड यानी कि बर्तन बनाने वालों के जो हाथ हैं, विच मूव्ड स्किलफुली विद एंड केयर, जो कि बड़े ही ध्यान से एक ध्यान रखते हुए चलते थे पूरे हुनर के साथ, शेप द क्ले इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन, जो कि उस मिट्टी को एक बहुत ही सुंदर बर्तन में बदल दिया करते थे। तो जो इसमें मूड स्किलफुली विद एंड केयर, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लाउज। और जो बाकी हिस्सा है ये आपका मेन क्लाउज है। मेन क्लाउज में क्या आएगा, द पोटर्स हैंड विच शेप द क्ले इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशन, ये आपका मेन क्लाउज है। इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 जिसमें लिखा है कि अरेलना हर मदर यानी कि अरेलना जो सेंटिला की मदर थी, वांटेड हर टू लर्न वीविंग, वो चाहते थे कि वे बुनकर का कार्य सीखे, विच जो कि शी बिलीव्ड वॉज मोर यूजफुल फॉर द फैमिली, जिस करियर के बारे में यानी कि जिस काम के बारे में उसने महसूस किया वो क्या था कि शी बिलीव्ड वॉज मोर यूजफुल फॉर द फैमिली, जिसको लगता था कि वो परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो इस सेंटेंस के अनुसार जो कि इसमें बताया गया कि अरेलना हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग, यानी कि जो इसमें बुनकर का जो कार्य है, तो यहाँ से अरेलना से लेकर के जो वीविंग और विच तक है ये आपका मेन क्लाउज है। उसके बाद जो इस
वीविंग यानी कि बुनकर के कार्य के बारे में जो विशेष बात बताई गई है, शी बिलीव्ड वॉज मोर यूजफुल फॉर द फैमिली, ये उसके बारे में कुछ विशेष बात बताई जा रही है। तो इसी वजह से ये इसमें माना जाएगा, इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी कि इस पूरे को हम बोलते हैं एडजेक्टिवल क्लाउज। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें लिखा है कि मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अरेलना। अब जो गांव की सभा है उसके बाद में जो मेसोबा है वो अपने घर गया और उसने अपनी वाइफ अरेलना से इस बात को डिस्कस किया, जो कि फॉलोड एंड रिस्पेक्टेड द विलेज काउंसिल डिसीजन, जिसने जो गांव की सभा में जो डिसीजन लिया गया उसका सम्मान किया। अब जो यहाँ पर जो अरेलना है उसके बारे में खास बात बताई गई है, उसके बारे में कुछ विशेषता बताई गई है, जिस वजह से फॉलोड एंड रिस्पेक्टेड द विलेज काउंसिल डिसीजन ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो इस सारी चीज़ को मिलाकर के आप इसमें रिलेटिव क्लाउज को आई थिंक समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है कि रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके सामने और भी दिए गए हैं, जिनमें आपको कुछ एग्जांपल में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स यानी कि कुछ वर्डों को बोल्ड तरीके से यानी कि उभार करके लिखा हुआ है। जिसमें लिखा है, जो पहला एग्जाम्पल है वो है अनुला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले, यहाँ पर जो है वो सम है। और जो नेक्स्ट उसमें मेक एज मैनी पोट एज दे कोड, यहाँ पर मैनी है। और नेक्स्ट है कि डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, यहाँ पर एनी है। और आगे है कि स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, यहाँ पर दिस है। इसके बाद है दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन, यहाँ पर इनफ है। तो जो आपके सामने जो ये सम, मैनी, एनी, दिस, इनफ, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो डिटर्मिनर्स के हैं। डिटर्मिनर्स क्या होता है कि डिटर्मिनर्स ये सिचुएशन होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ की नापतोल करने के लिए आपको काम आते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल ही विशेष बनाने में आपके काम आते हैं। तो इसमें लिखा है कि द हाईलाइटेड वर्ड्स आर डिटर्मिनर्स, यानी कि जो वर्ड आपके सामने उभार करके रखे गए हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स, ये वे शब्द होते हैं दैट कम बिफोर नाउन, जो कि नाउन से पहले आते हैं, एंड स्पेसिफाई समथिंग अबाउट देयर क्वांटिटी एंड डेफिनेटनेस एंड ओनरशिप, जो कि उनकी मात्रा को, उनकी निश्चितता को और जो उसके स्वामित्व को पूरा पक्का कर देते हैं। तो जैसे कि आप इसमें पढ़ रहे हैं कि सम क्ले यानी कि जो मिट्टी है उसके बारे में, सम क्ले यानी कि कुछ मिट्टी, मैनी पोट्स यानी कि बहुत से बर्तन, एनी इंडिविजुअल यानी कि कोई भी व्यक्ति, दिस प्लेस यानी कि यह जगह, और उसके बाद लिखा है कि इनफ डेज यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो दिनों की संख्या यानी कि पर्याप्त दिन। तो यहाँ पर जो है सम, मैनी, एनी, दिस एंड इनफ, ये सब आपके डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आपके सामने एक बॉक्स और भी लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है कि हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड डिटर्मिनर्स, यानी कि यहाँ पर आपके सामने लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डिटर्मिनर्स हैं। जैसे कि इसमें आर्टिकल है ए एन द, आपने आई एम श्योर ये बहुत बार पढ़ा होगा। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एन द। उसके बाद है दिस, दैट, दिस एंड दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद आपके सामने इसमें माई, आवर, योर, हर एंड इट्स, देयर्स, वंस, ये पॉजेसिव आपके जो एडजेक्टिव होते हैं ये पॉजेसिव में जाते हैं, जिसमें आपको पॉजेसिव यानी कि स्वामित्व यानी कि किसी संबंध को, अधिकार के बारे में बातें की जाती हैं। इसके बाद है 1, 2, 3, ये आपके डेफिनेट यानी कि नंबर यानी कि संख्या को दर्शाते हैं। इसके बाद है सम, एनी, नो, ऑल, बोथ, मच, मैनी, फ्यू, लेस, सेवरल, लिटिल, ये है इनडेफिनेट नंबर्स, यानी कि जहाँ पर कुछ मात्रा को तो पता चलता है लेकिन यहाँ पर निश्चित रूप से आपको पता नहीं चलेगा कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी जो नाउन है वो कितनी है। इसके बाद इसमें लिखा है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो जो ये एग्जाम्पल हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के बारे में दिए गए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें लिखा है कि फाइंड आउट सम मोर डिटर्मिनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको इस पूरे चैप्टर में से कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स और भी ढूंढने हैं। तो इसके एग्जांपल में आप लिखते हैं कि सम मोर डिटर्मिनर्स यानी कि कुछ और भी डिटर्मिनर्स हैं आर फाउंड इन द टेक्स्ट, जो कि इस चैप्टर में पाए जाते हैं। विच आर अंडर रिटन, जो कि निम्नलिखित रूप में आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें हर, हिज, द लिटिल वन, नो, माई, अ बैच ऑफ, एंटायर, ऑल, एनी, एवरीवन, सम, अनदर, ये सारे डिटर्मिनर्स हैं जो कि इस चैप्टर में आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर्स, यानी कि अब आपके सामने कुछ एग्जांपल है जिसमें आपको डिटर्मिनर्स को भरना है और रिक्त स्थानों को पूरा करना है।
द फर्स्ट टू ब्लैंक हैव बीन डन फॉर यू, तो इसमें जो पहले जो ब्लैंक है वो आपके लिए ऑलरेडी करके दिखाए गए हैं। तो जिसमें एग्जांपल नंबर ए है, इसमें लिखा हुआ है कि द फ्लोरिस्ट अरेंज्ड 5 बुके फॉर हर क्लाइंट, यानी कि जो फूल बेचने वाला है उसने अपने क्लाइंट के लिए 5 बुके तैयार किए। तो जो इसमें 5 है ये डिटरमिनर जिसमें संख्या बताई गई है। दैट वर्ड डिस्प्लेड इन एन एलिगेंट फ्लोरल शॉप, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उस शॉप में सजाए गए हैं। तो यहाँ पर जो एन है ये आपका आर्टिकल है। आगे है पॉइंट नंबर बी, जो कि है इसमें द कारपेंटर, यानी कि जो लकड़ी का यानी कि फर्नीचर का जो कार्य करते हैं। द कारपेंटर क्राफ्टेड सम यूनिक टेबल्स, इसमें जो सम है ये भी डिटरमिनर्स हैं। फर्नीचर का कार्य करने वाले व्यक्ति ने कुछ अनोखे प्रकार के टेबल बनाए, इसमें जो कुछ हैं ये इंडेफिनिट डिटरमिनर हैं जिसमें लिखा है सम। एंड दे बिकेम द सेंटर पीस इन हिज फर्नीचर कलेक्शन, जो कि यहाँ पर सेंटर पीस बन गए हैं जो उसके फर्नीचर कलेक्शन में थे। तो इसमें है द, जो कि आर्टिकल है, और जो हिज है यानी कि जो पॉजेसिव जो डिटरमिनर है ये आपको इसमें फिल करने हैं। इसके बाद पॉइंट सी, जिसमें लिखा है कि ऑल द अप्रेंटिसेस इन द culinary क्लास डेमोन्स्ट्रेटेड द नाइफ स्किल ड्यूरिंग द इंटेंस कुकिंग सेशन। अब इसमें जो लिखा है इसमें ऑल द एंड द, इसमें 3 द है और एक है ऑल, ये सभी के सभी आपके डिटरमिनर होते हैं। इसमें लिखा है पॉइंट डी में कि सम ऑफ द स्कल्पचर, यानी कि सम एंड द, सम इंडेफिनिट और द इसमें आर्टिकल, वर डिस्प्लेड एट द आर्ट एग्जीबिशन, यहाँ पर द फिर से आ गया है। शोकेसिंग द डाइवर्स आर्टिस्टिक स्किल, यहाँ पर एक द और आ गया है। तो इस तरीके से जो आपके अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये डिटरमिनर्स हैं जो कि आपको नाउन से पहले लगाने होते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है लिसन इन द रिस्पॉन्ड में, इसमें आपको कुछ सुनना है और सुनने के बाद आपको कुछ रिस्पॉन्स करना है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि यू लिसन टू अ मैन स्पीक अबाउट स्टोन स्टैचू, यानी कि आपको एक व्यक्ति को सुनना है जो कि स्टोन स्टैचू के बारे में बोल रहे हैं। एज यू लिसन, जब आप उसको सुनते हैं यानी कि सुनते समय, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक द एग्जैक्ट वर्ड यू लिसन टू, यानी कि कुछ आपके सामने कुछ गैप दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस, उसमें आपको कंप्लीट करना है उस व्यक्ति को सुनते हुए और उसमें कुछ शब्द बोले जाएंगे, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड आपको उसके अंदर भरने हैं। तो जो एग्जांपल आपके सामने है, जो ट्रांसक्रिप्ट है वो जो आपके पेज नंबर 261 में यानी कि 261 पर दिया गया है। तो ये रहा इस चैप्टर का ट्रांसक्रिप्ट जो कि पेज नंबर 261 पर यानी कि 261 पर दिया गया है, जो कि द पोट मेकर से संबंधित है। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसके हिसाब से आप जो नीचे पूछे गए जो क्वेश्चन है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों को भरना, आप उसको आसानी से भर पाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, यू लिसन टू ए मैन स्पीकिंग अबाउट स्टोन स्टैचू, कि आप एक व्यक्ति को स्टोन स्टैचू के बारे में बोलते सुनेंगे। एज यू लिसन, कि जब आप उसको सुनेंगे, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द एग्जैक्ट वर्ड यू लिसन टू, यानी कि जिन शब्दों को आप सुन रहे हैं उनमें से एग्जैक्ट वर्ड को उठा करके आपको वो पैराग्राफ में भरने हैं जिसमें आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो इसमें वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि